नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीबीटी आईटीआई के आपके पेपर चल रहे हैं और आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आपके पेपरों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ तो इस पूरे वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन पढ़ कर जाना। इससे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है जो कि पूरी तरह से आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। जो भी आईटीआई का पेपर आपका होता है उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको उस टेस्ट में मिलेंगे। तो ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री वाले टेस्ट अटेंड कीजिए। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम इसी तरह के अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम पेपरों में आए हुए हैं जो मोस्ट रिपीटेड है। देखो पहला सवाल पूछ रहा है कि BIS का पूरा नाम क्या है। सब बच्चे जानेंगे, अच्छे से करेंगे। पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये रहा बी ऑप्शन में आपके सामने, ठीक है। कुछ एक अपने और है, उनको भी अगर आप याद रखें तो ठीक है, लेकिन मोस्ट आपका BIS का ही आता है। बाकी तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में वो कुछ नाम डाल देते हैं। तो बी ऑप्शन होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हिंदी में बोलते हैं भारत की मानकीकरण संस्था, यानी एक ऐसी संस्था बनाई हुई है जो किसी भी पदार्थ के लिए, किसी मटेरियल के लिए, किसी इक्विपमेंट के लिए गुणवत्ता डिसाइड करता है। राइट, बी उत्तर करना है। अगला सवाल देखो, इस औजार का उपयोग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये औजार है क्या, तो साधारण शुद्ध हिंदी में तो इसे चिमटा बोला जाता है और इसका टेक्निकल भाषा में इंग्लिश नाम होता है पिंसर। तो दो नाम याद रह जाएंगे, शुद्ध हिंदी में चिमटा बोलते हैं और फिर बोलते हैं पिंसर। और ये जो चिमटा होता है ना, आगे का ये वाला पोर्शन देखो, जनरली कारपेंटर के पास होता है ये वाला टूल। और ये जो हमारे लकड़ी के जो भी बोर्ड वगैरह होते हैं उनमें से अगर हमें कील बाहर निकालनी हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सी उत्तर करना है आपको। लकड़ी से कीलें बाहर निकालना, नाम क्या है इसका ये भी पूछा गया है। बच्चे बता रहे थे कुछ कि पिंसर का डायग्राम देकर पूछा हुआ था कि ये है क्या, इसका नाम बताओ, तो पिंसर करके आना है, ठीक है। उसके बाद में देखो वायरिंग वाला बेसिक प्रैक्टिस वाला है। इस चैप्टर में से तो क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, पूरी संभावना भी है आएगा ही आएगा। सवाल पूछ रहा है कि विद्युत सामग्री का नाम क्या है। हमें एक सामग्री दिखाई गई है। ख़ास तौर से मैं बताऊँगा कि जो निमी असाइनमेंट में आपके क्वेश्चंस है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। विशेष तौर से डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो ज़रूर पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप असाइनमेंट को जब भी उसकी PDF को पढ़ रहे हैं तो डायग्राम वाला एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। अच्छे नंबरों से पास होना है। देखो अब नाम से देखने से पता लग रहा है कि ये है तो होल्डर, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना तब आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा करूं। तो भैया सिंपल सी बात है, इसको अगर आप देखेंगे ना तो ये देखो यहाँ बनी हुई है थ्रेड, और ये है हमारा एडिसन स्क्रू प्रकार का लैंप होल्डर। कौन सा है? एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर करना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी ऑप्शन वाला करके आना है। उसके बाद में देखो वायरिंग की एक सामग्री का प्रतीक दिखाया गया और पूछ रहे हैं कि इसका नाम क्या है। देखो वैसे तो इसे बोलते हैं अपन मेल फीमेल कॉन्टैक्ट, टेक्निकल भाषा में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है पावर प्लांट जैसे सिस्टम में प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं। हालांकि वैसे इनको जो दर्शाते हैं ना तो ये कहलाते हैं प्लग तथा सॉकेट। क्या कहलाते हैं? प्लग तथा सॉकेट। ये सॉकेट हो गया और ये उसमें लगने वाला प्लग हो गया, ठीक है। प्लग एंड सॉकेट बोलेंगे। और एक लाइन दिखाते हैं तो सिंगल लाइन सॉकेट जनरली हम 5 एम्पियर का मानते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे दिखाया तो ये 5 एम्पियर का सॉकेट है, तो प्लग एंड सॉकेट है। डी ऑप्शन है, डायग्राम देखते ही पहचान जाओगे। कल वाली क्लास में मैंने वो बताया ही था। एग्जॉस्ट फैन का आ रहा है, सीलिंग फैन का आ रहा है, ठीक है। ऐसे एक सिंबल बना हुआ है तो ये सीलिंग फैन का है, छत पंखे का है। ये भी आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कर देना इसे भी। अगला सवाल देखो, जो हमारा ऊर्जा मीटर होता है उसमें एल्यूमिनियम की एक डिस्क होती है, उसकी परिधि पर आमने सामने 2 छेद किए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद होगा सबको। वास्तव में बिना भार के ही एक एनर्जी मीटर की डिस्क घूमती रहती है धीरे धीरे, और इसे हम बोलते हैं क्रिम्पिंग एरर। क्रीप शब्द का मतलब होता है रेंगना, खिसकना या घसीटना, और इसे शुद्ध हिंदी में हम सर्पण भी बोलते हैं। जैसे सांप रेंगते हुए चलते हैं ना, वैसे
इसलिए इसको नाम दिया रेंगन त्रुटि को कम करना। इंग्लिश में क्रीपिंग एरर ही लिखा है, दूसरी भाषा में सर्पण त्रुटि भी लिख सकता है। होती क्या है गुरुजी सर्पण त्रुटि? बिना भार के एनर्जी मीटर की डिस्क रोटेट करना। भाई हमारे ऊर्जा मीटर की डिस्क कब घूमेगी? जब कोई लोड जुड़ा हुआ है तभी तो डिस्क चलनी चाहिए ना, मीटर तभी तो रीडिंग देना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? वो बहुत सारे 4-5 कारण है, उनको भी याद रखना है ना। पेपर में दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, बिना भार के ऊर्जा मीटर की डिस्क घूम रही है, इस दोष का नाम क्या है? क्रीपिंग एरर करके आना। क्रीपिंग दोष का निवारण क्या है? तब आपको क्या करना है? डी उत्तर करना है। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक मापी यंत्र दिखाया गया है, इस मापी यंत्र का उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो उपकरण आपका है ये है एब्सोल्यूट यंत्र, निरपेक्ष मापी यंत्र बोलते हैं। एक तरह से टेजेंट गैल्वेनोमीटर होता है ये हमारा। वास्तव में मापी यंत्र दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट यंत्र और सेकेंडरी यंत्र, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी। एब्सोल्यूट यंत्र वो होते हैं जो केवल वैद्युतिक राशि की उपस्थिति दर्शाते हैं, उसका मान नहीं बताते। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, फेज टेस्टर हम सॉकेट में लगाएंगे तो टेस्टर यहाँ बता तो देगा कि यस सप्लाई प्रेजेंट है, कितने वोल्ट आ रहे हैं ये नहीं बताएगा। इसके लिए हमें या तो वोल्टमीटर या मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह से गैल्वेनोमीटर केवल विक्षेप दर्शाता है, धारा की दिशा किस तरफ है, कितने एम्पियर धारा है ये नहीं बताएगा। ऐसे मापी यंत्र को एब्सोल्यूट, हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष मापी। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिकेटिंग को हिंदी में बोलते हैं सूचक मापी यंत्र। इसमें आते हैं अपने सुई वाले मीटर, जिन जिन मीटरों में पॉइंटर लगा हुआ वो सारे इसी में आते हैं, जैसे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, वो सारे इसी में आएंगे। ठीक है जी। अगला सवाल देखो, मैग्नेटिक, फेरो, पेरा, डाया तीनों में से आएंगे। यहाँ पेरा का पूछ रहा है, पेरा को हिंदी में अनु बोलते हैं। अब देखो क्लीट वायरिंग, ये तो कोई मटेरियल हुआ ही नहीं। उसके बाद में बिस्मस और ग्रेफाइट, ये दोनों आते हैं डाया में। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचा गुरुजी? एक ही ऑप्शन बचा, तांबा, चांदी, वायु, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज। ये सब के सब हम किस में डालते हैं? अनुचुंबकीय में। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कई बार प्रश्न हल करने के लिए लाइफ लाइन की तरह चीज़ों को यूज कर लिया करो। गुरुजी लाइफ लाइन कैसे? लाइफ लाइन का मतलब होता है, हमें पता है कि बिस्मथ डाया है, ग्रेफाइट भी डाया है, क्लीट वायरिंग, ये तो वायरिंग का प्रकार है, कोई चुंबकीय पदार्थ तो है ही नहीं। अब ऑप्शन ही क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा, भी यही करके आएंगे। ओके, यदि आपको क्लास पसंद आई है, आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके सर्किल में जितने भी दोस्त हैं उनको हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। और हाँ, चैनल बिना सब्सक्राइब किए भी आप प्लीज़ क्लास ना देखें। हम 2 लाख के बहुत करीब है, सब्सक्राइबर 2 लाख करवाना आपके हाथ में है। सवाल देखो, BH कर्व में X के द्वारा अंकित इस भाग का नाम क्या है? दरअसल BH कर्व किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता निर्धारित करने के लिए बनाया जाता है। इसमें देखा जाता है कि पदार्थ चुंबक के प्रति कितनी चालकता रखता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमने चुंबकीय बल आरोपित किया तो पदार्थ चुंबकित होता तो गया, यानी एक अनुपात में हमने बढ़ाया तो एक अनुपात में पदार्थ चुंबकित भी हुआ। लेकिन हमने जब उस आरोपित चुंबकीय बल को घटाकर वापस 0 किया तो वो उसी अनुपात में घटकर विचुंबकित नहीं हुआ। फिर क्या हुआ गुरुजी? फिर ये हुआ कि वो घटते हुए आया और कुछ चुंबक अपनी कोर में उसने शेष रख लिया। तो इतने से इस भाग को बोलते हैं रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अब समस्या क्या होगी? अब समस्या ये होगी कि यदि हमने आरोपित चुंबकीय बल की दिशा बदल दी, यानी पदार्थ को दूसरी दिशा में मैग्नेटाइज करने जा रहे हैं, तो हमें पहले इस चुंबकीय बल को समाप्त करना होगा इतनी दूर को, और ये हमारे कोई काम नहीं आया। तो इसे बोलते हैं निग्राहिता। क्या बोलते हैं? निग्राहिता, प्रतिचुंबकन बल, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोवर्सिविटी या कोवर्सिव फोर्स। इसका इस बार हो सकता है शुद्ध हिंदी लिखा हुआ आ जाए आपके लिए, तो इसे निग्राहिता बोलते हैं। निग्राही बल लिख सकता है, कोवर्सिव फोर्स लिख करके दे सकता है। ये प्रतिचुंबकन बल है, अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में लगने वाला एक बल है। और इस पूरी प्रक्रिया को मैग्नेटिक डिगेजिंग बोलते हैं।
इसमें और बताऊं आपको, संतृप्त बिंदु कौन सा है। संतृप्त बिंदु एक तो ये है और दूसरी साइड वाला जो ऊपर यहाँ आया था वो है। अवशिष्ट चुंबकत्व कौन सा है, एक तो ये है अवशिष्ट चुंबकत्व और दूसरा ऊपर था वो है, बस। और आरोपित चुंबकीय बल मैग्नेटाइजिंग फोर्स कौन से हैं, एच वाले हैं। ये लो सारे ऑप्शन बता दिए मैंने। क्लास तो इस तरह से कराएंगे कि बच्चा अगर पहली बार भी देखता है तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करेगा, आराम से समझ में आएगा। बताओ किसी को बताई हुई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो अच्छे से पढ़ रहे हो, सवाल देखो। किसी भी मापी की सुग्राहिता यानी संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। ओम प्रति वोल्ट होती है। सामान्य मामलों में ये कहा जाता है कि ये किलो ओम प्रति वोल्ट में होनी चाहिए। एक मापी की सुग्राहिता जितनी ज़्यादा होगी यथार्थता भी उतनी अधिक होगी, यानी मीटर की जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी एक्यूरेसी उतनी ही हायर होगी, मीटर उतनी ही शुद्ध रीडिंग देगा। खैर अभी तो यूनिट पूछी है तो हम बी उत्तर करेंगे ओम प्रति वोल्ट। वैसे किलो ओम प्रति वोल्ट होता है, ध्यान रखना जी। अगला सवाल, एक सूचक मापी यंत्र में कौन सा वो बल है जो सूचक में गति पैदा करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक एम्पियर मीटर है, एक एम्पियर मीटर है 0 से 5 एम्पियर का, 0 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 एम्पियर। वो कह रहा है कि पॉइंटर इसका 0 पर था, पॉइंटर पर ऐसा क्या लगा जो उसे 0 से उठा करके 3 एम्पियर की तरफ ले आया। इसे बोलते हैं डेफ्लेक्टिंग टॉर्क, हिंदी में बोलते हैं विक्षेपक बल, और इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग टॉर्क या प्रचालन बल। अभी आपको बी उत्तर करना है, डेफ्लेक्टिंग टॉर्क, विचलन टॉर्क। विचलन टॉर्क ना लिखे तो विक्षेपक टॉर्क भी लिख सकता है, विक्षेपक की जगह विक्षेपण लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंग्लिश में ऑपरेटिंग टॉर्क लिख सकता है, हिंदी में उसे प्रचालन बल बोलते हैं। चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। कंट्रोलिंग टॉर्क का काम तो कंट्रोल करना होता है। यस, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका अर्थ प्रतिरोध टेस्टर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। माय डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में बोलते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल, हिंदी में बोलते हैं विभवपात विधि। विभवपात विधि का मतलब दरअसल क्या होता है कि हम जब अर्थ यानी पृथ्वी का प्रतिरोध नापते हैं तो इसके लिए हम एसी उपयोग लेते हैं, जबकि मेगर से इंसुलेशन प्रतिरोध नापते समय हम डीसी काम में लेते हैं। ऐसा क्यों? तो वास्तव में जो अर्थ होता है इसमें मिट्टी होती है, और हम सब जानते हैं कि मिट्टी में केमिकल पाए जाते हैं, यानी रसायन पाए जाते हैं। रसायन ये बोल दो, चाहे तो इलेक्ट्रोलाइट बोल दो, यानी मिट्टी में इलेक्ट्रोलाइट भी है। अब गुरुजी समस्या ये हो गई कि अगर किसी रसायन को, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को डीसी सप्लाई देते हैं तो वहाँ वैद्युतिक अपघटन शुरू हो जाता है। सेल और बैटरी में क्या हो रहा है, यही तो है। इसलिए हम पृथ्वी का प्रतिरोध नापते समय डीसी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर में उपस्थित रसायन के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ या इंटरफेरेंस पैदा होगा, रीडिंग में त्रुटि आएगी। तो हम क्या करते हैं कि अंदर इसके एक कन्वर्टर रखते हैं जो बाहर की ड्रॉप वोल्टेज को अंदर, वास्तव में इसमें मूविंग कॉइल प्रकार का मीटर ही है जिसमें अंदर डीसी ही होती है, बाहर एसी के बदले में अंदर एसी। जितना ड्रॉप बाहर हो रहा है उतना अंदर वो डीसी वोल्टेज देता है, इसलिए फॉल ऑफ पोटेंशियल कहा गया। सवाल सबको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, पावर उप परिपथ में अधिकतम लोड कितना है। माय डियर, 2 सर्किट होते हैं। पावर सब सर्किट है, 3 किलोवाट अधिकतम लोड होता है, 3000 वाट लिख देगा कोई बात नहीं। दूसरा होता है गुरुजी लाइट एंड फैन का, लाइट एंड फैन में होते हैं 800 वाट। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। डी उत्तर ये रहा आपके सामने। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, कोई किसी को समस्या हो तो बताइए प्लीज़। और हाँ, क्लास को शेयर करने का काम करेंगे। अगला सवाल, 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या होगी यदि वह अधिक अतिरिक्त धारा के लिए सुरक्षित है। दरअसल कल वाली क्लास में हम बात कर रहे थे, हमारे पास प्रोटेक्शन डिवाइस 2 तरह की होती है, एक को बोलते हैं कोर एक्सेसिव, दूसरे को बोलते हैं क्लोज एक्सेसिव, और इसके लिए केबल का गुणक घटक होता है हमारे पास। तो पेपर में पहला सवाल तो यही पूछा जाता है, कोर एक्सेस के लिए गुणक घटक कितना है, क्लोज एक्सेस के लिए गुणक घटक कितना है। क्लोज के लिए होता है 1.23, कोर के लिए होता है 0.81।
जब भी रेटिंग करंट के हिसाब से ज्ञात करना हो तो उसे रेटिंग फैक्टर से गुणा करते हैं। 16 को 0.81 से गुणा करो, लगभग हमारा आंसर 13 एम्पियर आएगा। यानी वास्तव में ये केबल 13 एम्पियर से ज़्यादा लोड के लिए नहीं है। 15 एम्पियर लोड के लिए लगाओगे केबल डैमेज हो जाएगी। हाँ, अगर ये क्लोज एक्सेस के लिए होती देन 16 को 1.23 से गुणा करते, लगभग 20 एम्पियर आता। यानी इस केबल पर अगर आप 19 एम्पियर भी करंट डाल देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताओ सवाल समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखो, तांबे के परमाणु में तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? पहली बात तो ये देखो कि तांबे में टोटल कितने होते हैं, किस किस को याद थे बताओ भाई? 29 होते हैं। अब दूसरा नियम लगाओ, कौन सा गुरुजी? इलेक्ट्रॉन वितरण का। 2n² है तो सिंपल सी बात है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं ये कक्षाएँ होगी। कहाँ से शुरू होती है? JKLM यहीं से तो शुरू होती है, या K से स्टार्ट होती है? सॉरी मैं भी भूल गया, K से होती है ना, KLMNOPQ 7 ऐसे ही तो होती है। कोई बात नहीं, वो JKLM तो पूछ ही नहीं रहा। यहाँ आ जाओ पॉइंट पर। अब 29 को कैसे बांटेंगे? तो पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, ऐसे ही तो होते हैं। कितने हो गए? 2, 8, 10 और 18। तो चौथी कक्षा में कितना बचा? 1। हमसे किस कक्षा का पूछ रहा है माय डियर? हमसे पूछ रहा है तीसरी कक्षा में कितना है। तो ये देखो, ये रहा, तीसरी कक्षा में कितने आएंगे? 18। बताओ सवाल समझ में आया क्या? टोटल कितने? 29। तीसरी कक्षा में कितने? अंतिम कक्षा में कितना? 1। और यहीं से तो डिसाइड होता है कि चालक है कि अचालक है। ठीक है, तो बस प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करो, पहला काम फ्री टेस्ट अटेंड करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद, बड़ी उम्मीद है आपसे।